अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़, जल्दी से फटाफट। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। जल्दी से मुझे बता दें, इज़ माई वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर? जल्दी से बता दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके ग्रेट। अब मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो सैटरडे वाले दिन हुई थी, उस दिन जो है डेप्रिसिएशन का एक पास्ट पेपर क्वेश्चन करवाया था, और वो लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन था, ठीक है। आज की क्लास में वैसे तो मैंने नया टॉपिक स्टार्ट करना था, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ठीक है जी। लेकिन मैं आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से जो हमारा डेप्रिसिएशन के बाद जो हमने टॉपिक पढ़ना था, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, वो मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। आज की क्लास में मुझे एक और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कराना है, ठीक है। बस ये फाइनल क्वेश्चन होगा डेप्रिसिएशन का, और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक और बात, आज डेप्रिसिएशन का टॉपिक फुल एंड फाइनल वाइंड अप खत्म फिनिश हो जाएगा विद ऑल द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। एक हफ्ते बाद, आफ्टर 1 वीक, आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट, ठीक है। ये मैं क्लास के बाद ग्रुप पर भी लिखकर डाल देता हूं कि एक हफ्ते बाद डेप्रिसिएशन के टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी। और नेक्स्ट क्लास से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास। ये एक पास्ट पेपर क्वेश्चन आपके सामने खोला हुआ है, ये डेप्रिसिएशन का लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन होगा जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं आप लोगों को। ओके, सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से प्लीज एवरीवन, सबका फोकस क्वेश्चन पर हो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मशीन्स ऑफ क्रॉस बाय पैकिंग। देखो, एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम है क्रॉस बाय पैकिंग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मशीन्स ऑफ क्रॉस बाय पैकिंग। क्रॉस बाय पैकिंग एक बिजनेस है, उसकी मशीन्स की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है जी। 1 जनवरी 2014, देखें जो फर्स्ट डेट होती है वो ईयर स्टार्ट की डेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2014, और 1 जनवरी 2014 को ही बिजनेस स्टार्ट हुआ। यहाँ लिखा हुआ है परचेज्ड मशीन ए फॉर 12,000। आपने साल के पहले दिन ही एक मशीन परचेज करी जिसका नाम मशीन ए था। कितने की परचेज करी? 12,000। ओके, अब बोला हुआ है 30 सितंबर 2015, मतलब आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2014 को स्टार्ट हुआ होगा, और ख़त्म कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2014। ये आपका ईयर वन हो गया। अब ये आपका ईयर बिजनेस का मेरे ख्याल से पहला साल था, और आपने साल के पहले दिन ही क्या कर ली? एक 12,000 की मशीन खरीदी, दैट वाज मशीन ए, ठीक है। दूसरा, आपको इस क्वेश्चन का ईयर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का ईयर है अक्टूबर नवंबर 2017, पेपर टू वेरिएंट वन। अक्टूबर नवंबर 2017, पेपर टू वेरिएंट वन, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो भाई, साल के पहले दिन एक मशीन एक खरीद ली 12,000 की। अब ये कह रहा है 30 सितंबर 2015, परचेज मशीन बी फॉर 16,000। अब आपका ईयर वन एंड हो चुका है, ठीक है। अब आपका ईयर टू होगा। ईयर टू क्या है? जो 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ, और ख़त्म कब हुआ? 31 दिसंबर 2015 को। अब ये कह रहा है जो ईयर टू था ना, आपने ईयर टू में 30 सितंबर को एक और मशीन खरीदी जिसका नाम था मशीन बी। कितने की खरीदी? 16,000 की खरीदी भाई, ठीक है। ओके सर, आगे। अब 30 जून 2016, मतलब ईयर थ्री। अब ईयर थ्री क्या होगा? 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ, और ईयर थ्री एंड कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2016 को। अब ईयर सिक्स थ्री में जो 2016 ईयर था, 14 वाला एंड हुआ, 15 वाला एंड हुआ। 14 में खरीदी, 15 में खरीदी मशीन। 14 में मशीन ए खरीदी, 2015 में मशीन बी खरीदी। एंड जो 2016 वाला ईयर है, 30 जून को डिस्पोज्ड ऑफ मशीन ए एंड रिसीव्ड अ चेक ऑफ 7500। ये जो आपने 2014 में मशीनें खरीदी ना 12,000 की, ये आपने 2016 में बेची, 30 जून को 7500 में बेच दी, ठीक है। और पैसे रिसीव कर लिए बाय चेक। ओके, अब आगे। क्रॉस क्रॉस बाय पैकिंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज एज फॉलोज। अब ये डेप्रिसिएशन की पॉलिसी दी हुई है। मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मशीन्स पर 20% डेप्रिसिएशन लगती है। कौन से मेथड से सर जी? स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगती है सर। मशीन्स पर स्ट्रेट लाइन मेथड से 20% डेप्रिसिएशन लगती है। ओके, डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज और सेल इज बेस्ड ऑन मंथ्स ऑफ ओनरशिप। तो इससे आपको पता चल गया कि कौन सी पॉलिसी है सर? मंथली पॉलिसी है। मतलब जिस साल एसेट खरीदा उस साल जितने महीने रहा उतने महीने की डेप लगेगी। जिस साल एसेट बेचा उस साल में भी जितने महीने रहा उतने महीने की डेप लगेगी, ठीक है। और जिस साल पूरा साल रहा उसमें पूरे साल की डेप लगेगी। ओके,
स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं आपके साथ अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्ट्रेट लाइन मेथड के डिस्कस करता हूं। इसको जरा पॉज पे रखें सवाल को, ठीक है। इन द एंड डिस्कस करता हूं, ठीक है। आज की क्लास मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और स्ट्रेट लाइन मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करना है। वो मैं एंड क्लास एंड में डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको जरा कैलकुलेशन वाले पार्ट सॉल्व करवा लूं। तो ये पार्ट ए जरा हम एंड में डिस्कस करते हैं, ओके। अभी हम पार्ट बी पर चलते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है भाई? Complete the table to show the depreciation charge in each of the 2 years ended 31st December 2015 and 31st December 2016। कह रहा है भाई 2015 में कितनी डेप लगी वो निकाल के दो और 2016 में कितनी डेप निकाल कर दी। अब आपको ये टेबल बनाकर दिया हुआ है, ये टेबल को आप अंडरस्टैंड करो। या मशीन ए की हेडिंग डली हुई है या मशीन बी की हेडिंग डली हुई है। अब हमें यहाँ क्या, ये है 2015 वाला ईयर, मतलब मशीन ए पे 2015 में कितनी डेप लगी आपने यहाँ निकाल कर लिखनी है। मशीन बी पर 2015 में कितनी डेप लगी आपने यहां निकाल कर लिखनी है, ठीक है। इसी तरह मशीन ए पे 2016 वाले ईयर में कितनी डेप लगी और मशीन बी पर भी 2016 वाले ईयर में कितनी डेप लगी। तो आपने इस टेबल में क्या करना है, मशीन ए पे 2015 वाले ईयर में कितनी डेप लगी, मशीन बी पे 2015 में कितनी डेप लगी, मशीन ए पे 2016 में कितनी डेप लगी, मशीन बी पर 2016 में कितनी डेप लगी, ठीक है। अब आ जाएं जरा, पहले हम ये फिलअप करते हैं, निकाल लेते हैं। या वर्किंग का बॉक्स दिया हुआ है, सारी वर्किंग्स इस बॉक्स के अंदर करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं मशीन ए की डेप पहले। 2015 में मशीन ए पे कितनी डेप लगी, ठीक है। ये वाले बॉक्स में जो डालना है मैं वो निकाल रहा हूँ। अब देखें, आपके पास मशीन ए आपने खरीदी थी 2014 में, हमें 2014 की डेप नहीं चाहिए, 2015 वाले ईयर में कितनी डेप लगी वो चाहिए। तो भाई आपको पता है यार, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20% डेप लगती है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हुआ और परसेंटेज गिवन हो तो डायरेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करें, आपके पास पर ईयर डेप, एक साल की डेप आ जाती है। और ये मशीनें आपने 2014 में खरीदी थी और ये आपने बेची नहीं ना, 2015 में नहीं बेची आपने, 2016 में बेची। तो 15 में मशीनें आपके पास पूरा साल रही होगी ना, होल ईयर, तो पूरे साल की डेप लग जाएगी। तो कॉस्ट कितनी थी मशीनें की, 12,000। तो आप लोग गए सिंपली 12,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट था भाई, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%। ओके, तो 12,000 का अगर मैं कैलकुलेटर खोल लूँ और 12,000 का 20% निकाल लूँ, तो भाई 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% यू विल गेट 2,400। तो मतलब कितनी डेप लग गई भाई मशीन ए पे ईयर वन में, 2015 में सॉरी, 2,400 की डेप लगी, ओके। अब मैं मशीन ए पे ही 2016 की भी डेप निकाल लेता हूँ। अब मैं मशीन ए पे ही कब की डेप निकाल रहा हूँ, 2016। गौर से सुनिएगा प्लीज एवरीवन। अब 2016 में मशीन ए, आपने मशीनें जो 2014 में खरीदी थी आपने 16 में बेची, तो 2016 वाले ईयर में ये आपके पास कितना साल रही, ये आपने बेची 30 जून को। तो 2016 में मशीनें आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 30 जून को बेची, मतलब जून का महीना भी थी, जून, 6 मंथ्स रही। तो 2016 में इसके ऊपर सिर्फ 6 मंथ्स की डेप लगेगी, चूंकि ईयरली मंथली पॉलिसी है। जिस साल बेचा जितने महीने रही उतने महीने की डेप, 2016 में बेचा है तो 2016 में मशीनें 6 मंथ्स रही तो इसके ऊपर 6 मंथ्स की डेप लगेगी। कैसे कैसे निकलेगी 6 मंथ्स की डेप्थ? सर देखिए मेरी बात सुने, कॉस्ट आपको पता है मशीन ए की थी 12,000, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा, आपके पास इसके ऊपर वही पूरे साल की डेप आ गई जो हर साल की सेम होगी, एसएलएम मेथड है, 2,400। लेकिन पूरी 2,400 नहीं लगेगी, सिर्फ 6 मंथ्स की लगेगी। ये 12 मंथ्स की है, पूरे साल की, डिवाइड बाय 12। आपको 6 मंथ्स की चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6, यू विल गेट 1,200। तो मशीन ए पर 2016 में कितनी डेप लगी, 1,200। अब मैं इसी तरह मशीन बी पर 2015 में कितनी डेप लगी निकाल लेता हूँ, मशीन बी पर 2015 में। अब ये जो मशीन बी थी ये आपने कब खरीदी थी, ये मशीन बी आपने परचेज ही 2015 में की है। और ये आपने परचेज की है कब, मशीन बी 30 सितंबर को परचेज की है। तो पूरे साल की डेप नहीं लगेगी, 2015 में ये आपके पास 30 सितंबर को आई, तो अब उसके बाद से डेप लगना स्टार्ट होगी ना, 30 सितंबर, मतलब सितंबर के मंथ में भी नहीं थी, 30 सितंबर को आई। तो उसके बाद से डेप लगना स्टार्ट होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2015 में मशीन बी आपके पास 3 मंथ्स थी, इसके ऊपर सिर्फ 3 मंथ्स की डेप लगेगी। अब मशीन बी कितने की ली थी, कॉस्ट थी 16,000, आपने कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा, 16,000 का 20% आपने निकाला, आपके पास मशीन बी की पूरे साल की डेप आ गई 2015 की, कितनी आ रही है भाई, 16,000 का अगर हम 20% निकालते हैं, व्हाट इज द आंसर, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% वी गेट 3,200। सर ये पूरे साल की है, सिर्फ 3 मंथ्स की चाहिए, ये 12 मंथ्स की, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो सर 3,200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर विल बी 800। मतलब मशीन बी पर 2015 में सिर्फ कितनी डेप लगी होगी, 800।
अब अगर मैं मशीन बी की 2016 की डेप निकाल लूँ, मशीन बी की 2016 की डेप निकाल लूँ, तो आ जाए ज़रा यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अब मशीन बी पर 2016 में कितनी डेप लगी? ओके, 2016 मशीन बी। अब देखिए मेरी बात सुने बहुत गौर से एवरीवन। मशीन बी पर 2016 में, अब मशीन बी आपने 15 में खरीद ली थी, मशीन बी आपके पास 2016 में भी होगी। अब 2016 में आपने मशीन ए बेची, मशीन बी तो नहीं बेची ना, मतलब 2016 में पूरा साल आपके पास मशीन बी पड़ी है, तो मशीन बी पर पूरे साल की डेप लग जाएगी। और अब देखें, एक नॉन करंट एसेट पे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, तो हर साल की डेप सेम होती है। तो 2016 पे मशीन बी पर पूरे साल की लगेगी, और वो सेम होगी ना, पूरे साल की आपने निकाली तो थी 3200। अगर दोबारा निकालनी है दोबारा निकाल लें। कितनी डेप लगी मशीन बी पर 2016 में? कॉस्ट थी 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, पूरे साल की तो सेम होगी, 3200 लगी होगी पूरे साल की। तो 2016 में मशीन बी पर कितनी डेप लगी होगी? पूरे साल की लगी होगी 3200। ओके, अब इसने यहाँ लिखा हुआ है टोटल फॉर द ईयर। अब देखिए ये आपका 2015 वाला ईयर है। 2015 में मशीन ए पे इतनी लगी, मशीन बी पे इतनी लगी। तो 2015 वाले ईयर पे टोटल डेप कितनी आई? सारी मशीन की मिलाकर टोटल डेप, दोनों को प्लस करें, टोटल फॉर द ईयर आ गई कि 2015 की टोटल डेप इतनी है, 2400 प्लस 800, दैट इज कितनी? टोटल डेप ऑफ 2015 will be 2400 plus 800, that is 3200। ओके, एंड 2016 की टोटल डेप कितनी होगी? 2016 में मशीन ए पे इतनी लगी प्लस मशीन बी पे इतनी लगी, 1200 प्लस 3200, 4400। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, पार्ट बी डन। एनी वन एनी प्रॉब्लम? प्लीज मुझे बताएं, क्या पार्ट बी में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? एनी वन एनी इश्यूज? क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट पर चला जाऊं। एवरीवन प्लीज फटाफट फौरन, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। हाँ जी, युसरा, निमरा, मीत, जन्नत, अयान, आयशा, क्लियर है सबको? ओके जी, अब हम लोग चलते हैं कहां पर? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। अब देखिए मेरी बात सुने, प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015 and 31 December 2016. Start with the total depreciation on 1st January 2015. Balance the account at the end of the each year and bring down the balance on 1st January 2000. Bring down the balance on 1st January. सर कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें मशीन का, पीएफडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट हम बनाते थे ना। अब मेरी बात सुनिए बहुत गौर से, एक साल का अकाउंट नहीं बनाना, बोला है प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ मशीन फॉर द इयर्स एंडेड 31 December 2015 एंड 31 December 2016। आपने पहले 2015 का अकाउंट बनाना है, पीएफडी अकाउंट, मशीन का पीएफडी अकाउंट, फिर उसके नीचे 2016 का बनाना है, 2 साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेंगे बैलेंस बीडी, कहां पर? क्रेडिट पर। हाँ भाई, बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आते हैं ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता था, याद है ना सबको? टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है ये, किसका? टोटल डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या होती है? कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता था क्रेडिट, कम होता था डेबिट। तो सर बैलेंस बीडी कहाँ पर आ जाएगा? बैलेंस बीडी आ जाएगा क्रेडिट पर, चूंकि क्रेडिट नेचर अकाउंट होता है। ईयर वन का बैलेंस बीडी, सर पीएफडी अकाउंट के बैलेंस बीडी में क्या आता था? साल के शुरू का बैलेंस किसका? टोटल डेप। तो साल के शुरू में टोटल पुरानी डेप जितनी लग चुकी है वो यहाँ बैलेंस बीडी में आ जाती है। लेकिन अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, इसी चीज के लिए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। मुझे टोटल डेप मशीन की चाहिए 2015 के स्टार्ट की। अब आप लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर कहीं भी टोटल डेप का ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन 2015 का। भाई ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन तो आपको पता है ना उसमें क्या जाता है, खुद कैलकुलेट कर दो। 2015 का टोटल डेप का ओपनिंग बैलेंस मतलब 2015 के स्टार्ट में टोटल पुरानी डेप कितनी लग चुकी है। तो भाई 2015 से पुरानी जितनी डेप्रीसिएशन है वो सब कैलकुलेट कर लो। आपका बिजनेस ही कब स्टार्ट हुआ है? 2014 में। अब आपको चाहिए 2015 का टोटल डेप का ओपनिंग बैलेंस, तो मतलब 2015 से पहले जितनी भी डेप्रीसिएशन लगी होगी वो सब आ जाएगी ना। तो भाई अब बिजनेस स्टार्ट ही 1 जनवरी 2014 को हुआ है, मतलब 2014 में जितनी डेप लगी वो बैलेंस बीडी होगा टोटल डेप का 2015 का। चूंकि 2015 से पहले सिर्फ 2014 ही है, तो टोटल पुरानी डेप वही होगी खाली 2014 की। तो आप निकाल लो
2014 में आपने मशीन ए खरीदी थी साल के पहले दिन, तो 2014 में सिर्फ जो मशीन एक ही मशीन है उस पर ही डेप लगी होगी जो लगी होगी। तो कितनी लगी होगी? आपने मशीन खरीदी थी 12,000 की 2014 में, और साल के पहले दिन खरीद ली थी 1 जनवरी को, तो पूरे साल की डेप लगी होगी ना। तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा, आपके पास पूरे साल की डेप आ गई। 12,000 का 20% कितना होता है? 2,400। ये डेप लगी होगी 2014 में, और यही 2015 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, चूंकि टोटल डेप का ओपनिंग बैलेंस। क्यों? चूंकि 2015 की टोटल डेप का ओपनिंग बैलेंस का मतलब है 2015 से पिछले वाले सालों में टोटल डेप जितनी लग चुकी है। अब पिछला साल सिर्फ एक ही है 2014, तो उसमें जितनी डेप लगी होगी वही टोटल डेप होगी सारी पुरानी। तो वो आपने निकाली 2,400। तो बेसिकली आपने यहां पर बैलेंस भी डालना था 2,400, डेट 2015 1 जनवरी। तो ये आपका टोटल डेप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस बीडी आ गया 2015 का, कि भाई 2015 साल के शुरू में टोटल पुरानी डेप, अक्यूमुलेटेड डेप सिर्फ एक ही साल है पहले 2014, वही होगी बस टोटल पुरानी डेप उसमें जितनी लगी होगी, तो वो आपने निकाल लिया, आ गया आपका बैलेंस बीडी। अब आपको पीएफडी अकाउंट अगर याद हो, दो अमाउंट्स और, एक इनकम स्टेटमेंट के नाम से, यहां पर शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा, पेपर में फुल फॉर्म यूज करना है। एक अमाउंट इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर, और एक अमाउंट डिस्पोजल के नाम से यहां पर। इनकम स्टेटमेंट में याद है ना क्या अमाउंट आता था? सिर्फ करंट ईयर की डेप, 2015 का अकाउंट बन रहा है तो मशीन्स पर सिर्फ 2015 एक साल में करंट ईयर में जितनी डेप लगी वो यहां पर आ जाएगी। ट्री बनाकर निकालना सिखाई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्री बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ऊपर जाओ, इसने ऊपर ये ऑलरेडी ट्री बनवा लिया आपसे। 2015 की टोटल डेप, करंट ईयर की टोटल डेप मशीन पर आपने ऑलरेडी निकाल ली। 2015 वाले साल में सिर्फ करंट ईयर में कितनी डेप लगी टोटल मशीन्स पर? 3,200। तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, आईएस वाला अमाउंट ऑलरेडी आप निकाल चुके थे 3,200 2015 का। और ये डेबिट में क्या आता था, अगर आप लोगों को याद है, डेबिट में क्या आता था? बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप। क्या 2015 में कोई मशीन आपने बेची? सर आपने मशीनें बेची थी, वो आपने 2016 में बेची थी। 2015 में कोई मशीन बेची नहीं, तो बेचे हुए एसेट की कोई जिंदगी भर की डेप होगी नहीं, मतलब 2015 में कोई डिस्पोजल वाला अमाउंट नहीं आएगा। बस आपका 2015 का पीएफडी अकाउंट बन गया, आपने इसको बैलेंस करना है। अमाउंट कहाँ पर कम है सर? डेबिट पर कम है। कितना कम है? 2,400 प्लस 3,200, 5,600। तो यहाँ आपका बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? बैलेंस, यहाँ का भी टोटल 5,600 एंड यहाँ का भी टोटल 5,600। और जो बैलेंस सीडी है वो आपका नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है भाई। अब आप डाल दें इसके अंदर डेट्स। बैलेंस बीडी में डेट डाल दी थी, आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में ईयर एंड की डेट आती है, एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2015। बैलेंस सीडी में भी ईयर एंड की डेट है 2015 31 दिसंबर। और ये जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर 2016 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो यहाँ डेट आ जाएगी 2016 1 जनवरी। अब ये आपका पहले साल का पीएफडी अकाउंट बन गया, मशीन्स का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया ईयर वन का। अब इसने बोला था 2015 का बना लिया, उसके बाद 2016 का भी बनाना है। अब देखें ये जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस था, ये यहाँ पर 2016 का ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो ये देखिए नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट ईयर का अकाउंट शुरू हो चुका है। आपके पास नेक्स्ट 2016 का बैलेंस बीडी आ गया क्रेडिट पर, टोटल डेप एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2016 में। अब आपने वही सेकेंड ईयर में भी क्या, दो अमाउंट्स आएंगे 2016 में भी। एक इनकम स्टेटमेंट के नाम से अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, और एक ईयर टू के अकाउंट में अमाउंट कहां पर आएगा? डेबिट पर, किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। भाई इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में क्या डालते हैं? करंट ईयर की टोटल डेप। अब ये 2016 का अकाउंट है, तो 2016 में, खाली 2016 वाले ईयर में जो टोटल डेप लगी वो आप कैलकुलेट करोगे, मशीन्स पर यहां डाल दोगे। ट्री बनाकर निकालना सिखाई थी, ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर सवाल अगर आपको याद हो, 2016 की टोटल डेप आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। मशीन्स पर टोटल डेप इन 2016, करंट ईयर में टोटल डेप 4,400 लगी, तो आप यहां पर कितना डाल दोगे? 4,400। सर डिस्पोजल में क्या डालते थे? बेचे हुए एसेट की पूरी जिंदगी भर की डेप। क्या आपने 2016 में कुछ बेचा? यस, मशीन बेची थी एक। ऊपर जाकर अगर आपको याद दिलाऊं, 2016 में मशीन ए बेची थी, तो अब मशीन ए की पूरी जिंदगी भर की डेप। अब देखिए मशीन ए आपने खरीदी थी 1 जनवरी 2014 में, तो 2014 में साल के पहले दिन खरीद ली, तो पूरा साल रही, पूरे साल की डेप लगी होगी। 12,000 कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय 20% करा तो 2,400 इसकी एक साल की डेप है। तो ईयर वन में 2,400 लगी, 2014 में 2,400 लगी मशीन पर।
और 2015 में कितनी लगी मशीन ए पर? 2400। और 2016 में लगी 1200। तो जो मशीन ए आपने बेची उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप कितनी होगी? 2400 2014 में, 2015 में भी पूरा साल रही, पूरे साल की डेप सेम लगी हुई 2400। 2016 में 6 मंथ्स की डेप लगी थी, दैट वाज 1200। तो ये आपके पास मशीन ए जो आपने बेची उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप आ गई। 2400 प्लस 2400 प्लस 1200, 2400 प्लस 2400 प्लस 1200, और ये आपके पास टोटल आ जाता है 6000। तो यहाँ डिस्पोजल में आपका कितना आ जाएगा? 6000। मशीनें जो बेची 2016 में, उसकी पूरी जिंदगी भर की डेट। अब आपका देखें ईयर टू का अकाउंट बन गया, आपने इसको बैलेंस करना है। पहले डेट्स डाल दें इनकम स्टेटमेंट में, साल के आखिर की डेट 31 दिसंबर। डिस्पोजल में जिस डेट को बेचा वो डेट, भाई किस डेट को बेचा था आपने? 30 जून 2016 को बेचा था, तो यहाँ आ जाएगा 2016 30 जून। अब आपका अकाउंट तैयार है ईयर टू का। ये ईयर टू का बैलेंस भी आईएस वाला अमाउंट, डिस्पोजल वाला अमाउंट, आपने ईयर टू के अकाउंट को बैलेंस करना है। अमाउंट कहाँ पर कम है? क्रेडिट साइड हैवियर है, डेबिट साइड हल्की है। क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे डेबिट साइड से। तो जितना अमाउंट कम है वो यहाँ पर डेबिट साइड पर बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई? 5600 प्लस 4400, 5600 प्लस 4400 माइनस 6000। तो ये आपका आ जाएगा 4000 बैलेंस सीडी। और डेट क्या होगी? 31 दिसंबर बैलेंस सीडी में। उसके बाद ईयर टू का अकाउंट आपका 2016 का दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। यहाँ का भी टोटल 10,000, यहाँ का भी टोटल 10,000। और ये जो 2016 का क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यहाँ पर बैलेंस बीडी। और इधर नेक्स्ट ईयर की स्टार्ट की डेट डल जाएगी 2017 1 जनवरी। तो देखें भाई ये आपका जो है 2 ईयर्स का, ये आपका पहले साल का पीएफडी अकाउंट, ये आपका दूसरे साल का पीएफडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन्स का। क्या ये आप सबको 100% क्लियर है? जो 2015 का और 2016 का जो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, इज इट क्लियर और नॉट? मुझे जल्दी से बता दें सब प्लीज यार, एवरीवन प्लीज। इज इट क्लियर और नॉट? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? 100% सबको क्लियर है? प्लीज जल्दी से बता दें ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट पर जाएं। निम्रा आपका रिप्लाई नहीं आया। यूसरा व्हाट अबाउट यू? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द पार्ट इज पार्ट डी। अब बनाना है डिस्पोजल अकाउंट, प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट मतलब जो एसेट आपने बेचा उसका अकाउंट ना। अब क्या डिस्पोजल अकाउंट भी बच्चे पूछते हैं सर 2 साल का बनाना है? नो भाई, आपने 2015 में तो कुछ बेचा ही नहीं था, तो 2015 का तो कोई डिस्पोजल अकाउंट होगा ही नहीं ना। आपने 2016 में बेचा ना अपनी मशीन, तो 2016 का डिस्पोजल अकाउंट आपने बनाना है बेसिकली। अब देखिए मेरी बात सुने, आपको मैंने बताया था, अगर आप लोगों को सबको याद हो, कि सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट में कॉपी पेस्टिंग होती है। जो सबसे पहला अकाउंट होता था नॉन करेंट एसेट, इसमें नॉन करेंट एसेट मशीन है तो मशीन के अकाउंट में से फिगर कॉपी पेस्ट करते थे। अब इसने हमसे मशीन अकाउंट तो नहीं बनवाया ना, तो अब बच्चे बोलते हैं क्या करें? भाई मेरी बात सुने, आपको पता है ना मशीन अकाउंट में से कौन सा फिगर कॉपी पेस्ट होता था? मशीन अकाउंट में क्रेडिट पर जाता था ना बेचे हुए एसेट की कॉस्ट डिस्पोजल के नाम से। बेचे हुए एसेट की कॉस्ट मशीन अकाउंट में क्रेडिट पर जाती थी डिस्पोजल के नाम से, वही अमाउंट यहाँ डेबिट पर आता था। तो आपको पता तो है बेचे हुए एसेट की कॉस्ट, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखकर आपको याद होना चाहिए फॉर्मेट, कि भाई जो पहला अकाउंट होगा मशीन अकाउंट, उसमें क्रेडिट पर डिस्पोजल में क्या जाता था? बेचे हुए एसेट की कॉस्ट, वो मशीन अकाउंट में क्रेडिट पर जा रही होगी डिस्पोजल के नाम से, इधर क्या आ जाएगी? डेबिट पर। तो जो आपने एसेट बेचा, मशीन ए बेची, उसकी कॉस्ट आपको पता है इन द क्वेश्चन। जो एसेट आपने बेचा मशीन है उसकी कॉस्ट थी 12,000, तो वो मशीन अकाउंट में क्रेडिट पर गई होगी डिस्पोजल के नाम से, और डिस्पोजल के अकाउंट में कहाँ पर आ गई होगी? 12,000 डेबिट पर। किस नाम से? मशीन के नाम से। और सर अब दूसरा अकाउंट पीएफडी अकाउंट तो 2016 का आपके पास बचा हुआ है ना, तो देखें पीएफडी अकाउंट में 2016 के अकाउंट में डेबिट पर बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप आती है डिस्पोजल के नाम से। ये पीएफडी अकाउंट में डेबिट पर आ रही है, तो ये डिस्पोजल के अकाउंट में कहाँ कॉपी पेस्ट हो जाती है? बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप क्रेडिट पर। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। और ये दोनों अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करने के बाद एक अमाउंट और आता था क्रेडिट पर, अगर आप लोगों को याद हो, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट बेचा जितने रुपए में बेचा, आपने मशीन ए बेची थी कितने रुपए में बेची थी? सर डिस्पोज्ड ऑफ मशीन ए एंड रिसीव अ चेक ऑफ 7500, 7500 की बेची और बाय चेक पैसे आए, तो मतलब 7500 किस नाम से आ जाएगा? बैंक के नाम से। सर डेट्स
सर ये जो डिस्पोजल अकाउंट में तीनों डेट आती है ना, उसमें डिस्पोजल की डेट आती है, जिस डेट को बेचा वही डेट आती है। तो आपने अपनी जो मशीन बेची थी किस डेट को बेची थी? 30 सितंबर 2000, 30 जून 2016। तो आप डाल देंगे 2016, 30 जून, 30 जून 2016, 30 जून। आपका डिस्पोजल अकाउंट बन गया 2016 वाले ईयर का। अब आपने अपने अकाउंट को बैलेंस करना है। अमाउंट कहाँ पर कम है भाई? 7500 प्लस 6000 ये होता है 13500, और डेबिट पर है 12000। तो डेबिट पर अमाउंट कम है, तो जितना अमाउंट कम है किस नाम से आ जाता है इस अकाउंट में? इनकम स्टेटमेंट के नाम से ना, ये आईएएस के थ्रू अकाउंट बैलेंस होता है। तो मेरे ख्याल से 1500 डेबिट पर कम है, तो डेबिट पर कितना आ जाएगा? डेबिट पर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से 1500। और दोनों तरफ इनकम स्टेटमेंट आपने अकाउंट बैलेंस करने के लिए डाला है, तो उसमें साल के आखिर की डेट आती है, दैट इज 31 दिसंबर। और अब दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 13500 और यहाँ पर भी टोटल 13500। और ये 2016 वाले ईयर का आपका डिस्पोजल का अकाउंट बन गया। और आईएस वाला अमाउंट डेबिट पर आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या हुआ है? गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है। आपने 2016 में जो अपनी मशीनें बेची होगी, उसको बेचने पे आपको 1500 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है। हाँ जी। तो ये आपको 2016 का मैंने डिस्पोजल अकाउंट भी बनवा दिया। एनी वन एनी प्रॉब्लम? क्या किसी को कोई मसला या क्लियर है? एवरी वन प्लीज, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। जल्दी से बता दें। इफ एनी वन हैज़ एनी प्रॉब्लम तो मुझसे अभी पूछ सकता है। प्लीज यार जल्दी से बता दें। क्लियर और नॉट? हाँ जी, क्लियर है या नहीं क्लियर एवरी वन? सबको क्लियर है भाई? कोई रह तो नहीं गया? यसरा, आपका रिप्लाई नहीं आया। यस, इट्स गेन ऑन डिस्पोजल मीत, 1500 का। अब ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे बड़े ही आसान से पार्ट्स हैं, बस ये दो पार्ट्स हैं फिर क्वेश्चन खत्म। एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू रिसिप्ट। आप लोगों को याद हो, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक क्लास में आपको थ्योरी में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट सिखाई थी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या थी? डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने की वजह से जो रेगुलर बेसिस पर आपको पैसे रिसीव हो रहे हो, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट ना। तो आप लिख दोगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस, amount received on regular basis, amount received on regular basis from day to day operations, from day to day operations of the business, from day to day operations of the, from day to day operations of the business। ठीक है भाई, रेगुलर बेसिस पे जो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने की वजह से, ठीक है। तो आपने वो सिंपली रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन लिख दी। अब देखिए यहाँ क्या बोला हुआ है। Complete the table by placing a tick to show whether each of the following is capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt और revenue receipt। आपको कुछ expenditures और कुछ receipts, कुछ खर्चे और कुछ पैसे जो आपने रिसीव करे वो दिए हुए हैं। आपने टिक लगा के बताना है कि इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है। अगर आप लोगों को याद हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम खर्चा जो बार बार ना करना पड़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार रेगुलर बेसिस पे रिकरिंग बेसिस पे होने वाला खर्चा, कैपिटल रिसिप्ट वन टाइम रिसिप्ट, वन टाइम वन से ना ब्लू मून जो पैसे रिसीव हो, रेवेन्यू रिसिप्ट बार बार पैसे रिसीव हो रहे हो रेगुलर बेसिस पर। तो रिसीव्ड अ चेक ऑन सेल ऑफ मशीन, रिसीव्ड अ चेक मतलब पैसे रिसीव करे, रिसिप्ट है। सेल ऑफ मशीन, मशीन आपने नॉन करंट एसेट बेची, क्या आप रेगुलर बेसिस पे बार बार अपना नॉन करंट एसेट बेचते हो? नो, वन टाइम जब पुराना हो गया तो बेचते हो, तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ओके। रिप्लेस्ड ब्रोकन मशीन पार्ट, मशीन रिप्लेस्ड ब्रोकन मशीन पार्ट। आप मशीन का एक पार्ट टूट गया था, आपने उसको रिप्लेस करा, खर्चा है। कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए मशीन का पार्ट टूट गया तो मशीन की लाइफ कम हो गई थी ना। अब आपने खर्चा करा, रिप्लेस करा वो पार्ट, तो अब मशीन की लाइफ बढ़ गई। तो किसी खर्चे से नॉन करंट एसेट की लाइफ बढ़ जाए तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और पार्ट
टूटा है, देखो रिपेयर करवाया मशीन को तो वो रिपेयर बार बार करवाना पड़ता है, लेकिन ये आपने पार्ट ही नया जो है रिप्लेस कराया है, तो ये वन टाइम खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉल्ड अ मशीन, अब ये आपने मशीन इंस्टॉल करवाई, ये कौन सा खर्चा है? मैंने आपको बताया था नॉन करंट एसेट को जो जो खर्चा यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए लगता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब मशीन को इंस्टॉल नहीं कराऊंगा तो मैं मशीन यूज नहीं कर सकता, तो ये इंस्टॉलेशन का खर्चा नॉन करंट एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए लगता है, दैट्स व्हाई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन था ऑन डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या करवा दिया, सॉल्व करवा दिया। अब ये जो है ना पार्ट, ये था एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मुझे ज़रा आपके साथ डिस्कस करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं, गौर से मेरी बात सुने, ठीक है। अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ना। देखो यार, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? इजी टू कैलकुलेट। भाई यार, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इजी है ना। डायरेक्ट कॉस्ट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा। आरबीएम में तो कितनी खुआरी है देखें, बार बार पुरानी जो है हर साल की माइनस करनी है, और डिफिकल्ट होती है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, हर साल की डेप्थ डिफरेंट होती है। एसएलएम में तो क्या है, एक साल की निकाली फिर हर साल की एक नॉन करेंट एसेट पे सेम रहती है, एवरी ईयर सेम डेप्थ। तो ये इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग भी आप लिख सकते हैं, इजी टू कैलकुलेट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, और क्या एडवांटेज हो गया भाई? इट इज suitable for those assets which provide same economic benefit every year। अब देखो, मैंने आपको याद है एक क्लास में सिखाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड कौन से नॉन करंट एसेट्स के लिए सूटेबल है? जो नॉन करंट एसेट बिजनेस को हर साल सेम फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू भी हर साल इक्वल अमाउंट से कम होनी चाहिए। तो जो एसेट्स बिजनेस को हर साल सेम फायदा पहुंचा रहे हो, बिजनेस में हर साल इक्वली यूज हो रहे हो, उनके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड सूटेबल होता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है ना भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स के लिए सूटेबल है जो हर साल बिजनेस को सेम इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और ये इजी टू कैलकुलेट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहले तो रियलिस्टिक depreciation is not calculated। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड ना आपको रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करके दे रहा। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसा रियलिस्टिकली आपको लगता है पॉसिबल है कि हर नॉन करंट एसेट की इक्वल अमाउंट से वैल्यू कम हो रही है? नो। देखिए, जो भी चीज़ नई नई होती है शुरू में उसकी वैल्यू जो है ना ज़्यादा अमाउंट से कम हो रही होती है, वो नई नई है, हमने यूज़ करना स्टार्ट की। लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यू उतने ही अमाउंट से नहीं कम हो रही होती, फिर वो चीज़ पुरानी हो चुकी है। तो जो रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन है ना, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन जो है ना, वो रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड से जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नॉट रियलिस्टिक, ओके। एंड इसका एक डिसएडवांटेज और ये है, ठीक है, इट इज नॉट सूटेबल। स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स के लिए सूटेबल नहीं है जो शुरू में ज्यादा एफिशिएंट है और लेटर ईयर्स में कम एफिशिएंट है। उनके लिए तो आरबीएम मेथड सूटेबल होता है ना। तो इट इज नॉट सूटेबल फॉर दोज एसेट्स which are more efficient in initial years and less efficient in later years, ठीक है। तो जो शुरू के सालों में एसेट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और लेटर ईयर्स में कम एफिशिएंट होते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेट लाइन मेथड सूटेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। तो भाई इजी टू कैलकुलेट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, जो एसेट्स हर साल बिजनेस को सेम फायदा पहुंचा रहे हैं वो सूटेबल, उनके लिए ये मेथड सूटेबल है। लेकिन ये जो है इससे रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होती, और ये उन एसेट्स के लिए सूटेबल नहीं है जो बिजनेस को
शुरू में ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं, लेटर ईयर्स में कम फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ मेरे दिमाग में आ रहे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिखवाए। अब देखिए मेरी बात सुने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के एडवांटेजेस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये रियलिस्टिक चीज़ है ना यार, एक शुरू में चीज़ आ रही है, वो आप इस्तेमाल की है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा अमाउंट से कम होगी। अब वो ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उतने अमाउंट से उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है ना, दैट इज रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन। ओके, एंड ये एडवांटेज हो गया। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एडवांटेज, इट इज सूटेबल फॉर दोज एसेट्स विच आर मोर एफिशिएंट इन इनिशियल ईयर्स एंड लेस एफिशिएंट इन लेटर ईयर्स। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के डिसएडवांटेजेस, वही डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है, मोर टाइम बहुत लगता है, हर साल की पुरानी डेप हर साल बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, और क्या बोला था, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन। और एक और डिसएडवांटेज, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए सूटेबल नहीं है जो बिजनेस को हर साल सेम फायदा पहुंचाते हैं, उनके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सूटेबल नहीं है ना। तो आप समझे एडवांटेजेस ऑफ एसएलएम आरबीएम के डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएलएम आरबीएम के एडवांटेजेस बन जाएंगे। तो इस तरह का सीन है। तो मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करें, और भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, वो थ्योरी बुक में लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आज आफ्टर टुडेस क्लास डेप्रिसिएशन की जो टॉपिकल थ्योरी है वो भी ग्रुप पर डाल दूंगा। एक बार वो सारी थ्योरी जो है, okay, in disadvantages, third line, second word. It is not suitable for those assets which are more efficient in initial years. Efficient लिखा हुआ है ये दूसरा। ओके, तो मैं आज जो है थ्योरी बुक, टॉपिकल थ्योरी जो है डेप्रिसिएशन की वो भी ग्रुप पे भेज देता हूँ। आप सब अच्छे से जो है रीड करें एक बार थ्योरी को भी, उसमें से कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन मैंने आपको हर एस्पेक्ट से कवर करा दिया है। जो जो चीज़ें मैक्सिमम, लास्ट क्लास में हमने रीवैल्यूएशन मेथड भी सीखा था और उसका भी पूरा एक पास पर क्वेश्चन सॉल्व करा था। तो जो जो मैक्सिमम चीज़ें डेप्रिसिएशन के टॉपिक में कुछ भी आ सकता है ना, वो सब मैं आप लोगों को कवर अप करवा चुका हूँ। ठीक है, ये आज लास्ट क्लास थी डेप्रिसिएशन की, ये भी मैं क्लास एंड करूंगा, लिंक ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा क्लास। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगी, ये क्लास भी अपलोड हो जाएगी डेप्रिसिएशन के फोल्डर के अंदर। और डेप्रिसिएशन आज हमारा ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ठीक है, और कुछ बातें आपको और बतानी है, वेट कीजिएगा एक सेकेंड एवरीवन।